लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदिली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। आज का यह दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हमारे लिए है, जो बाहर प्रदर्शनी लगी उस प्रदर्शनी को आपके पास भी स्मार्टफोन होगा। इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बांटकर की थी। हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारी नातेदारी, रिश्तेदारी पारिवारिक संबंधों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारी एक पहचान होनी चाहिए, और वह एक भारतीय के रूप में, एक भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में। यह हमारा एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम सब अपनी उस पहचान को बनाएं, उस पहचान के साथ हम आगे बढ़े। अन्यथा आपस में हमारा ये विभाजन, यह उन तत्वों को जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। हमारा आपसी विभाजन, विभाजन की जो भीषण त्रासदी हुई, इस त्रासदी में लाखों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, ये सभी लोग जो भारत के मूल नागरिक थे, इन लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। लाखों का कत्लेआम हुआ। अकेले पंजाब के अंदर ही, अकेले पाकिस्तान के अंदर ही 10 लाख से अधिक लोग काटे गए थे। ट्रेन में जो विभत्स हत्याकांड हो रहे थे, ट्रेन की बोगी लाशों से पटी हुई होती थी। रेल की पटरियों में चारों ओर लाश ही लाश बिछी होती थी। आप देखो टूटी हुई बैलगाड़ी में कैसे लद करके उस समय आधे वदन कपड़े पहनी हुई माताएं और बहनें निकल रही हैं। ये दृश्य दिखाइए वर्तमान पीढ़ी को, जो आज बहकाने का प्रयास कर रहे हैं ना युवा पीढ़ी को, उनको बताइए ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने ये त्रासदी भी ला करके खड़ी की थी देश के सामने। ये वही लोग हैं, और इनका चरित्र देखना हो, सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, और दूसरा बांग्लादेश के अंदर हुई हाल ही की घटनाओं में इनकी चुप्पी भी उस ओर इनको फिर से कटघरे में खड़ा करती है। मैं जब बिजनौर में गया था, पाकिस्तान से निकाले गए लगभग 8,000 लोग, 8 से 10,000 लोग वहां रह रहे थे। आप सोचो, ये पाकिस्तान से 1947 में आए थे, आज तक उनको कोई ठिकाना, ठौर ठिकाना नहीं मिल पाया था। तो उसमें सिख थे, पंजाबी थे, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं।
हमने उस यहां के कागजात दुरुस्त करवाए, फिर वहां पे उनको नागरिकता भी प्रदान की गई और उनको वहां पे जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए। मैं पीलीभीत में गया, पीलीभीत में भी हजारों ऐसे बांग्लादेश से निकाले हुए परिवार, उनके कागजात हमने दुरुस्त करवाए, फिर उनको जमीन के कागज भी उपलब्ध करवाए और उनको नागरिकता भी प्रदान करवाई। लखीमपुर खीरी लगभग, अगर हम उसकी पूरी संख्या परिवार आज के सदस्य के हिसाब से देखें तो ये संख्या लगभग होगी लगभग 16,000 के आसपास। 16,000 के आसपास ये भी बांग्लादेश से निकाले गए सभी पीड़ित हिंदू थे, हिंदू बौद्ध ये लोग थे। इन लोगों को फिर वहां पे हम लोगों ने वहां पे भी उनको नागरिकता प्रदान की। रामपुर के अंदर पाकिस्तान से निकाले हुए सिख हैं, उन लोगों के कागजात दुरुस्त कराए जा रहे हैं, उनको भी नागरिकता प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है। आखिर ये 50,000 की आबादी आजादी के 80 वर्ष के बाद भी नागरिकता के लिए तरस रही थी। पहले तो देश का विभाजन नहीं होना था, और अगर विभाजन की त्रासदी उस समय आई थी, कांग्रेस का दायित्व बनता था कि सबसे पहले इनको नागरिकता प्रदान करके जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाते। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट की गई थी या जब्त की गई थी उतनी यहां उपलब्ध करवाते। लेकिन नहीं, ये तो यहां पे शत्रु संपत्ति की रक्षा करने और शत्रु संपत्ति में बंदर बांट करने में ही मशगूल थे। ये लोग तो उसी संपत्ति को लूट खसोट का आधार बना रहे थे, अपनी निजी प्रॉपर्टी बना रहे थे। होना ये चाहिए था, ये प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए थी, वहां से आने वाले हिंदुओं में, सिखों में, बौद्धों में, जैनियों में बांटनी चाहिए थी, उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये पैरोकार बन गए। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वो प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी घटनाएं केवल हंसने के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, हम सब के लिए एक सबक भी होती है। वर्तमान पीढ़ी को और आने वाले भविष्य को समझाने का भी एक माध्यम होती है। सही तरीके से उन तक ये बात पहुंचाने का तरीका भी हमें भी अपनाना पड़ेगा। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक नागरिक के रूप में हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
आज अगर हम सुरक्षित हैं, आज देश अगर सुरक्षित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम वर्तमान की इन चुनौतियों के सामने जो हमारे इस विकास की यात्रा में और ये जो श्रेष्ठ होने के भाव के मार्ग में अवरोधक हैं, इनको अवरोधक को हटाने के लिए हम भी अपने तरीके से अपना योगदान दें। ये केवल सरकार के भरोसे ही होगा। एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या बनता है, और उस नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम सभी को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए सदैव सजग होना होगा। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आज एक नागरिक के रूप में हम सबकी एक जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या? एक मजबूत भारत, एक सुरक्षित भारत, एक समरस भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत। याद रखना, मजबूत भारत से प्रारंभ होता है। मजबूत तब होगा जब हम सब एक पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी पहचान नाती रिश्तेदारी के लिए पंजाबी होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, तमिल होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम होगी, लेकिन एक भारतीय के रूप में मुझे भारतीय होने में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये मेरी पहचान होनी चाहिए, और मेरी पहचान होगी मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। अगर कोई मेरी देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा, और कोई भी है, तो इससे पहले कि हमारा सुरक्षा का जवान उससे निपटे, हमें स्वयं उससे निपटने की तैयारी करनी चाहिए। अगर वह घात लगा करके देश पे हमला करना चाहता है, तो हम भी उसका मुकाबला करने की तैयारी करें। हमारा दायित्व बनता है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सेना के जवानों का, वर्दीधारी जवानों का सम्मान करना। हम तब चैन की नींद सोते हैं।